ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक की बैठक देख रहे हैं आप, और बिहार तक की बैठक में इस सत्र में हमारे मेहमान हैं जन सुराज पार्टी के संस्थापक सूत्रधार प्रशांत किशोर, जिनकी इस चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे नई पार्टी है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जो है प्रशांत किशोर जी की हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी आपका। धन्यवाद। तो प्रशांत जी, आपसे जो पिछली बार मेरी बातचीत हुई थी, अप्रैल का महीना था, तब चुनाव इतना गर्म नहीं था, तो पहला सवाल मैंने आपसे ये पूछा था कि लोग कह रहे हैं कि जन सुराज जो है वो वोट काटने वाली पार्टी बनेगी। अब जब सितंबर का महीना आ गया है तो लोग कह रही कि इसका वोट काटेगा कि किसका काटेगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि महागठबंधन का आप वोट काटेंगे कि एनडीए का वोट काटेंगे? चलिए, इतना तो तय हो गया कि वोट काटेंगे जी। तो जन सुराज बिहार की वोट कटवा पार्टी है, जो महागठबंधन और एनडीए दोनों का वोट काटेगी, और इतना वोट काटेगी कि दोनों कट के साफ हो जाएंगे। बिहार में जन सुराज की व्यवस्था बनेगी, एक नई व्यवस्था बनेगी, और सिर्फ बिहार के नज़रिए से नहीं। आप तो बहुत, आपका लंबा अनुभव रहा है पत्रकारिता में। मुझे लगता है कि 1990 के मंडल की घटना के बाद हिंदी हार्टलैंड की ये सबसे बड़ी राजनीतिक घटना होगी, जब नवंबर में जन सुराज की यहाँ व्यवस्था बनेगी। वो सिर्फ बिहार सेंट्रिक व्यवस्था नहीं होगी, वो राजनीति का पूरा निडिल घूमकर जो अभी वेस्ट में है वो नॉर्थ की ओर हो जाएगा, बिहार की ओर हो जाएगा। नहीं, क्योंकि लोगों की चर्चा ये है, मतलब दोनों पार्टियों का अपना अपना आकलन है कि भाई जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है प्रशांत किशोर जेडीयू को पहुंचाएंगे, क्योंकि महागठबंधन वोट अपना मुसलमान यादव वाला पक्का है, बीजेपी का पक्का है, सबसे ज़्यादा वोट काटेगा वो जेडीयू का, जो चिराग पासवान ने भूमिका निभाई थी वो। मेरे भाई, आप लोग ही आकलन कर रहे थे शुरुआती 2 साल, जब मैं पैदल चल रहा था और समाज के सभी वर्गों की बात कर रहा था, जिसमें मुसलमानों की भी भूमिका है। तब लोग बता रहे थे कि ये भाजपा के मदद से ये प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये मुसलमानों की भी बात कर रहे हैं, तो महागठबंधन का वोट कटेगा। आज वही महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि हम ये भाजपा का, एनडीए का, जदयू का वोट काटेंगे। और पहले महागठबंधन वाले कह रहे थे कि भाजपा के बी टीम है, अब एनडीए वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस का बी टीम है। तो भाई, पहले ये लोग को आपस में लड़कर समझ लेने दीजिए कि हम लोग किसकी बी टीम है। हमने शुरू में कहा हम लोग बिहार की बी टीम है। बिहार की बी टीम है जो बिहार में परिवर्तन चाहता है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन चाहता है, बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहता है। स्वाभाविक तौर पर जिनको मुफ्तखोरी की आदत लगी हुई है, राजनीतिक मुफ्तखोरी की जिसको आदत है, इसका मतलब यह है कि पिछले कई वर्षों से बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग लालू जी के डर से नीतीश और भाजपा को, और भाजपा के डर से खासकर मुसलमान लालू जी को वोट देता रहा है। ये इनके वोटर नहीं है, ये नेगेटिव वोटिंग होती है। अब पहली बार इन वर्गों के पास एक नया विकल्प दिख रहा है, जिसका नाम है जन सुराज। मैं ये भी कैमरे पर मान रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर वो व्यक्ति जो विकल्प चाहता है, बदलाव चाहता है, वो जन सुराज को वोट दे दे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन बदलाव चाहने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, और जो लोग बदलाव चाह रहे हैं वो निश्चित तौर पर ये तो जरूर चाहते हैं कि जो अभी इनकम्बेंट है उसको हटाएंगे। तो उस हिसाब से एनडीए गया। अब बदलाव चाहने वाले के पास 2 विकल्प है, या तो पहले से जांचा परखा देखा हुआ राजद लालटेन महागठबंधन को लाए, उनके जंगल राज को लाए, या फिर एक नई व्यवस्था जिसका नाम जन सुराज है वो बनाए। दोनों में जनता को एक निर्णय लेना है। जो लोग महागठबंधन को वोट देना चाहते हैं उनको ये समझना होगा कि क्या जो दल, जो गठबंधन 15 साल यहाँ जंगल राज के लिए जाना गया, क्या वो सुधर जाएंगे? अगर लोगों को भरोसा होगा कि भाई सुधर सकते हैं, मौका देके देख लो, तो महागठबंधन को फायदा होगा।
और अगर लोगों को लगेगा नहीं भाई ये सुधरने वाले नहीं लोग हैं, तो उनको दूसरा लेना है कि ये नया जो प्रयास हो रहा है इन पर दाव लगाएं, और दे हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ कि नहीं नया है लेकिन इस पर भरोसा किया जा सकता है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जन सुराज या अर्श पे या फर्श पे, अगर जनता ने वो लीप ऑफ फेथ लिया तो अर्श पे जन सुराज रहेगा। इतनी सीट आएगी कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा। और अगर जनता ने सब सुनने समझने के बाद भी वो लीप ऑफ फेथ नहीं लिया तो जन सुराज 10 के नीचे रहेगा। और मैं ये कैमरे पर कहता हूं, कई मेरे साथियों को पसंद नहीं भी है ये बात, लेकिन मैं कहता वही हूं जो मुझे समझ में आ रहा है, गलत नहीं बोलते। या तो अर्श पे है या फर्श पे। अगर फर्श पे आए तो अगले 10 वर्ष में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने का जो प्लान, जो विजन, जो कमिटमेंट, जो हम लोग की सोच है, उस पर ईमानदारी से काम होगा। अगर हम लोग फर्श पे रह गए तो भी कोई चिंता नहीं है, फिर से जमीन पर उतरकर जनता के बीच जाकर उसको फिर से समझाने का, फिर से बिहार को के लोगों को जागृत करने का जो अभियान है वो जारी रहेगा। हम लोग यहाँ एमएलए एमपी बनने नहीं आए। जन सुराज के शीर्ष में जो लोग हैं जो इस व्यवस्था को चला रहे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में एमएलए बनना लक्ष्य नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया हुआ है। इट स्टार्ट्स विथ मी बट डजंट एंड विथ मी। जो भी मेरे साथ लोग, उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत अच्छा भगवान की दया से उन्होंने अपनी नाम, शोहरत, पैसा कमाया है। अब वो चाहते हैं कि बिहार में एक प्रयास हो रहा है, इसमें वो कंधा लगाए। वो विशुद्ध तौर पर एमएलए बनने नहीं आए। तो अगर किसी वजह से हम लोग के सारे प्रयास, सारे ईमानदारी के बाद भी जनता ने वो लीप ऑफ फेथ नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 वर्ष लोगों के साथ सड़क पर फिर से काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप कह रहे हैं या तो आपको बहुमत मिलेगा या आप 10 सीटों पर आ जाएंगे, लेकिन बहुमत नहीं, डिसाइसिव बहुमत, डिसाइसिव बहुमत मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है कि त्रिशंकु विधानसभा बनती, किसी को बहुमत नहीं मिलता है, तब जन सुराज के पास मान लीजिए 20 सीटें, 25 सीटें, तो फिर किसको समर्थन करेंगे आप? पहली बात तो मिलिंद जी, मैंने आपको बताया कि ये होगा नहीं। लेकिन एक बार को आप चूंकि पत्रकार है, चलिए हाइपोथेटिकली आप कहिएगा, मान लीजिए, तो हमने कहा, प्रशांत किशोर ने ये कहा कि मैं उन विधायकों को हम लोग बुलाएंगे और उनको कहेंगे कि भैया अगर तुम्हें पक्ष विपक्ष की राजनीति करनी है तो जन सुराज छोड़कर जहाँ जाना है जाओ। हम लोग तो सड़क की राजनीति करना चाहते हैं, समाज की राजनीति करना चाहते हैं। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है कि 15-20 विधायकों को लेकर मैं पक्ष या विपक्ष में बैठूं। हमारा लक्ष्य बिहार में सुधार है, बिहार में व्यवस्था अगर आपको परिवर्तन। सरकार बनाने का मौका मिल गया कि कोई समर्थन नहीं करेगा? बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं तो पूरे बहुमत नहीं आएगा तो बहुमत नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। अगर हमको सरकार में शामिल होना होता तो आज की सरकार में शामिल होने से हमको कौन रोक रहा है? हम आज शामिल हो जाए, बिना किसी विधायक के लोग हमको मंत्री बना लेंगे। जो काम हम लोग बिहार में करना चाहते हैं वो तभी संभव है जब बिहार की जनता डिसाइसिव बहुमत दे। हम लोग सिर्फ सड़क नहीं बढ़ाना चाहते। अभी मैं आ रहा था तो कहीं पढ़ रहा था कि नीतीश कुमार ने अपना प्रचार लगाया है कि पिछले 20 वर्षों में सड़कें डबल हो गई। जन सुराज की जो सोच है, अगले 3 वर्ष में इसको हम लोग डबल कर देंगे। 3 वर्षों में उतनी सड़क बनेगी जितनी 20 वर्ष में नहीं बनी है, और वो गठबंधन में नहीं संभव है। वो 25-30 सांसद विधायकों के साथ संभव नहीं है, वो 2-4 को मंत्री बनाकर नहीं संभव है। जो विधायक मान लीजिए जीत कर आया, उसको मन है मंत्री बनने का, जाए बन जाए। हमारी कोई मर्जी नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं मंत्री बनने की। हमको मंत्री बनकर, विधायक, सांसद बनकर अपने लिए प्लेटफॉर्म नहीं बनाना है। हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है वो समाज का प्लेटफॉर्म है, लोगों का लिए काम करने आए हैं और बिल्कुल संकल्पित हैं। 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिहार को सुधारे बगैर जान पीछे हटेंगे नहीं, ये बिल्कुल संकल्प है। नहीं, पर आपकी जो पहले एक भूमिका रही है चुनाव विश्लेषक की या जो स्ट्रेटजिस्ट की, तो उसके चश्मे से अगर देखें 1 मिनट के लिए जन सुराज को छोड़ के, तो कितनी सीटें आपको लगती है कि आपकी आ सकती है? मैंने उसी चश्मे से कहा, आपने सुना ही नहीं। या तो अर्श पे या फर्श पे। जितने लोग आज जन सुराज को की चर्चा कर रहे हैं, जन सुराज के बारे में जान रहे हैं, जिनको जन सुराज पसंद है, वो सारे सर्वे के जो डेटा हैं वो डिसाइसिव बहुमत बता रहा है। लेकिन जन सुराज पहली बार दल के तौर पर चुनाव लड़ेगा।
संभव है कि सब कुछ अच्छा लगने के बाद भी लोग ये कहें कि नहीं, अभी एक बार फिर, अभी और थोड़ा दिन और देख लेते हैं। ये संभव है। संभव है कि लोगों को चुनाव चिन्ह सिर्फ जानना नहीं होता है, चुनाव में चुनाव चिन्ह जानना नहीं, यूज टू होना है। लोग यूज टू है लालटेन का बटन दबाने का, लोग यूज टू है कमल और हाथ का बटन, तीर का बटन दबाने का। इसलिए मैंने आपको कहा कि लोगों को जनसुराज पसंद है, जनसुराज की बात अच्छी लग रही है, वो जनसुराज की व्यवस्था चाहते हैं, बट स्टिल दे हैव टू टेक ए लीप ऑफ फेथ कि हर हालत में, हर गांव में कोई ना कोई प्रशांत किशोर बनकर खड़ा हो और ये सुनिश्चित करे कि लोग जाकर वोट दें। तो ये बताइए कि आप स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? अभी तक तो किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। प्रत्याशियों की घोषणा होगी, अगर उसमें मेरा नाम आएगा तो मैं भी चुनाव तो आप लड़ूंगा। चाहेंगे तो चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मैंने कहा है कि मैं लड़ना चाहता हूं, लेकिन हमारे दल के जो साथी हैं, जो टिकट के लिए कमेटी बनी हुई है, उसमें मैं नहीं हूं। 25 लोग हैं, 35 लोग टोटल हैं जो कि चर्चा कर रहे हैं। अगर सब मिलकर तय करेंगे कि चुनाव लड़ना है तो लड़ा जाएगा। नहीं तो पहले चर्चा हुई थी कि आप नीतीश कुमार के सामने लड़ने जाएंगे या राघोपुर से। मैंने पहले भी कहा है और अभी दोहरा देता हूं कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़े तो निश्चित तौर पर मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी से लड़ के भी लड़ूंगा कि नहीं भी हमको लड़ने का मौका दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ते नहीं हैं, ये सब पिछले दरवाजे वाला नेता है। नीतीश कुमार आज से 20 साल पहले से चुनाव लड़ना बंद कर दिए। अब अगर आप, दूसरा लोगों ने कहा नहीं आप तेजस्वी खिलाफ लड़िए, तो तेजस्वी खिलाफ भी लड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए पार्टी को निर्णय लेना है। हम पार्टी से ऊपर नहीं है। नीतीश जी लड़ते तो जरूर लड़ते उनके खिलाफ। तो तेजस्वी खिलाफ नहीं लड़ेंगे? अगर नहीं, मैं कह रहा हूं अगर लड़ेंगे तो वहीं से लड़ेंगे। अच्छा, तेजस्वी खिलाफ ही लड़ेंगे। और दूसरे जैसे लड़ने क्या मतलब है? मेरा जहां घर है, मैं दूसरों को कहता हूं कि आदमी को चुनाव 2 जगह से ही लड़ना चाहिए। या तो आप अपनी जन्मभूमि से लड़िए या कर्मभूमि से लड़िए। तो जन्मभूमि के हिसाब से तो मुझे सासाराम से लड़ना चाहिए, करघर से लड़ना चाहिए, और नहीं अगर कर्मभूमि के हिसाब से देखिएगा तो बिहार की कर्मभूमि तो राघोपुर ही होना चाहिए। तो एक जो चर्चा आपकी पार्टी को लेकर होती रहती है कि भाई फंडिंग कहाँ से आ रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इसका कोई जवाब आप देते नहीं हैं? इसका जवाब हर प्रखंड में हर दिन मैंने दिया है। आप जवाब सुनते नहीं हैं क्योंकि आप सुनना चाहते नहीं हैं। नहीं सुनना चाहते। आप मिलिंद जी इतने सीनियर पत्रकार हैं, कम से कम 1000 नेताओं का तो आपने इंटरव्यू किया होगा, आज भी दिन भर कीजिएगा जी। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा अभी तुरंत, लेकिन एक बार आपसे आग्रह है कि आप तेजस्वी यादव से भी पूछिएगा कि आप लोग के पास फंडिंग कहाँ से आती है। आप नीतीश कुमार से भी पूछिए, कभी अमित शाह से भी पूछिए कि आपके पास फंडिंग कहाँ से आती है। भाई भाजपा तो कह सकती है कि हमको देश भर से फंडिंग आती है, राजद का तो बिहार से बाहर कोई वजूद नहीं है, तो निश्चित तौर पर इनको जो पैसा लोग देते हैं वो बिहार के ही लोग हैं। बिहार में कोई बड़ा उद्योगपति ऐसा है नहीं, तो इनसे जरा पूछिए कि तुमको पैसा देता कौन है। मैंने बताया कि जनसुराज की फंडिंग कहाँ से आती है। जितने लोगों को पिछले 10-12 वर्षों में हमने मदद की, 1-2 राज्यों में नहीं 12 राज्यों में अलग अलग पॉलिटिकल व्यवस्था को बनाने में हमने कंधा लगाया है। उन लोगों से कभी फीस नहीं लिया, लेकिन उनसे मेरा संबंध है, उन पर एक तरह का मेरा ऑब्लिगेशन है। उनको या उनके जो सपोर्टर हैं उनको कभी ना कभी हमने जीवन में मदद किया है। जब मैं बिहार आया तो उनसे ज़्यादातर लोगों को ये आग्रह किया कि बिहार में मैं एक प्रयास शुरू कर रहा हूँ, इसमें आप लोग थोड़ी मदद कीजिए। अब अगर आप 12 राज्य में सरकार और व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को जानते हैं, वहाँ से 5-5 आदमी भी थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन करेगा तो बहुत बड़ा पैसा आपके पास इकट्ठा हो सकता है, वो कर रहे हैं। दूसरी बात कि खर्च जो पैसा आ रहा है उसका आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। प्रशांत किशोर हेलीकॉप्टर पर नहीं चलते, प्रशांत किशोर कोई बड़े बंगले में नहीं रहते, हम हमारे पार्टी अध्यक्ष उनके घर में रहते हैं, एक तरह से उनसे मांग कर रह रहे हैं। हमारी अपनी कोई व्यक्तिगत जो मेरा खर्च है, जो हम पहनते हैं घूमते हैं, आप देख लीजिए, कोई उसमें लाफ काफ है नहीं। तो जो पैसा आता है उससे हमको मॉल नहीं खरीदना है, घर नहीं बनाना है, पटना में संपत्ति अर्जित नहीं करनी है, बेनामी धन इकट्ठा नहीं करना है। जो भी पैसा आता है उस पैसे को हम लोग जनसुराज की व्यवस्था को चलाने में लगाते हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि ये पैसा दिख रहा है। लेकिन आप आज अपने रिसर्च टीम को बोलिए, एक हेलीकॉप्टर को दिन भर हायर कीजिएगा,
उसमें जो खर्च लगता है उसमें मैं अपने 1000 वर्कर्स को के लिए गाड़ियों की व्यवस्था करता हूं। मैं हेलीकॉप्टर पर नहीं चल रहा हूं, लेकिन मेरा 1000 जनसुराज का जो साथी है वो गाड़ी पर चल रहा है। अब लोगों को लगता है भाई 1000 गाड़ी चल रहा है, तो भाई जितना तेजस्वी यादव, जितना राहुल गांधी अपने एक दिन, राहुल गांधी आए अभी यहाँ यात्रा कर रहे थे, तो कितनी बार चार्टर्ड प्लेन से आए होंगे वो जोड़ लीजिए, और 10 दिन की उनकी यात्रा में चार्टर्ड प्लेन का जो बिल होगा उसमें प्रशांत किशोर 6 महीना पैदल चले होंगे। तो आप देख लीजिए। नहीं, पर ये जो आप बात कह रहे हैं तो बड़ी बात कह रहे हैं आप कि जो जिन 12 राज्यों में आपने सरकार बनाई जी, उनसे तब तो चर्चा होती थी कि 100 करोड़ रुपया फीस है, 200 करोड़ बिल्कुल का है, फीस है, बिल्कुल है। तो फिर आप कह रहे हैं तब उनका लिया नहीं, तब फ्री लिया नहीं, खर्च लिया, संबंध बनाए, छोड़ दिया कि जब कभी जीवन में मदद हो पड़ेगी, जैसे होता है ना कि मिलिंद जी, जब आप ठीक है आपने कहा भाई प्रशांत जी आपके लिए कुछ करे, तो हमने नहीं, जब मौका होगा तो मांग लेंगे। वो कहानी सुने है ना, डॉन वाली, रामायण वाली जी। यहाँ तो गॉडफादर भी तो ये कहते थे जब हम रामायण में सुने हैं ना जी, कि दशरथ जी की जान बचाई कैकेयी ने, तो दशरथ जी ने कुछ देना चाहा तो उन्होंने कहा कि जब जरूरत होगी तो मांग लूंगी। अब मांग रहे हैं, अब उन लोगों से मांग रहे हैं, और बिल्कुल 100 करोड़ रुपया वो कोई क्लीशेड नहीं है। आप पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि आज के तारीख में किसी राज्य में अगर लोगों को ये पता हो कि इस आदमी के जुड़ने से मैं चुनाव जीत सकता हूं, तो दल 100 करोड़ रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है, ये आप समझ रहे हैं। और सही या गलत 2021-22 तक ये छवि तो रही है कि प्रशांत किशोर जिधर रहेंगे वो चुनाव जीत जाएगा, पैसे मिल सकते थे, लेकिन व्यक्तिगत धन अर्जन कभी उद्देश्य नहीं रहा है। उद्देश्य यही है, उनसे संपर्क है, उनसे जुड़े हुए लोगों से संपर्क है, और उनसे कह रहे हैं कि बिहार में गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर काबिल है, उसको चुनाव ला के लड़ाना है, पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा दो, और लोग पैसा दे रहे हैं। तो आपने राहुल गांधी का उल्लेख किया, तो बड़ी यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने 16 दिन यात्रा निकाली और एक नारा देने की कोशिश की कि वोट चोर गद्दी छोड़, और ये कहा जाता है कि कम से कम जो अपना एरिया है उन्होंने उसको कंसोलिडेट कर दिया है चुनाव में, जो लग रहा था कि महागठबंधन कहीं दिख नहीं रहा था, तो राहुल गांधी ने एक तरह से पार्टी को वापस ला दिया है चुनाव में। देखिए, ये तो अंग्रेजी में एक फ्रेज है, स्मार्ट वर्कर और हार्ड वर्कर। तो राहुल गांधी जैसे लोग स्मार्ट वर्कर हैं, ये लोग 25 जिलों की यात्रा इन्होंने की, जैसी आप बात कर रहे हैं। अब देखिए कितने स्मार्ट हैं कि आप जैसा अनुभवी पत्रकार ये कह रहा है कि 10 दिन की यात्रा ने उनको रिवाइव कर दिया। इसी 25 जिले में हमने 2 बरस लगातार पैदल चला है, और आप कह रहे हैं जनसुराज का वजूद नहीं है। हम गांव-गांव चले, 2 बरस चले, घर परिवार छोड़कर एक एक व्यक्ति से मिले, संगठन खड़ा किया, तो आप कह रहे हैं कि जनसुराज तो अभी नया दल है। और 35 बरस की मरी हुई कांग्रेस, जिसका कोई वजूद नहीं है बिहार में, उसका कोई बड़ा नेता आया, गाड़ी पर दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन से आया, हाथ हिलाया, हाईवे से गुजर गया, तो आप जैसे पत्रकार कह रहे हैं कि कांग्रेस उससे खड़ा हो गई। इसीलिए मैं अभी किसी को नाश्ते पर कह रहा था कि भैया, वो कह रहा था कांग्रेस का क्या होगा। हमने चुनाव से पहले कांग्रेस हमेशा मजबूत ही दिखती है, जीतती हुई दिखती है, लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 15 बरस में कांग्रेस 90% चुनाव हारी है, क्योंकि ये लोग जरा सा खड़े होते हैं, चूंकि नाम बड़ा है, गांधी परिवार का नाम जुड़ा है, वो प्रशांत किशोर तो है नहीं। अब गांधी परिवार का कोई लड़का देश का विपक्ष का नेता, कांग्रेस का नेता आएगा, तो आप जैसे पत्रकार भी उसको फॉलो करते हैं। क्या किया उन्होंने? इतनी बड़ी यात्रा की और उसका समापन सो कॉल्ड पटना में किया, जहां 5-6 दल मिला के 10,000 आदमी नहीं जुटा। जनसुराज की वर्कर्स की बैठक होती है तो हम लोग 15,000 आदमी आता है, लेकिन आप कहते हैं नहीं, जनसुराज की ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर या जनसुराज से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति किसी मुख्यमंत्री का लड़का नहीं है, प्रधानमंत्री का लड़का नहीं। अगर हम किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के घर से जुड़े होते तो आप लोग का आकलन होता कि इन्होंने क्रांति कर दिया। ये फर्क है। वो तो कहा कि पटना में आरजेडी और इनमें खटपट हो गई थी, इसलिए आरजेडी ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए लोग नहीं आए। चलिए, तो आप ही कल ही खोल रहे हैं उनका। खबर तो यही चल, अरे अब खबर चल रही है। अभी आपने कहा कि रिवाइव हो गए, नहीं, और आप ही कह रहे हैं कि आपस में लड़ना शुरू कर। हमारी खबर तो, आकलन तो ये है कि इस यात्रा से और कुछ हुआ चाहे नहीं, तेजस्वी यादव और कांग्रेस, राजद और कांग्रेस की खाई बढ़ी है, और इनका अविश्वास आपस में देखिए।
10 दिन की यात्रा में मीडिया कवरेज में राहुल गांधी थोड़ा दिखे, कांग्रेस थोड़ी मजबूत दिखी, तो राजद ने ये इंश्योर किया कि पटना के रैली में उनका कोई समर्थन न हो, ताकि राहुल गांधी का कांग्रेस का प्रोफाइल और न बढ़ जाए। ऐसा क्यों है? जिस राहुल गांधी को तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बता रहे हैं, उसकी रैली में 5000 आदमी नहीं लाना चाहता है। क्यों? क्योंकि चाहता है कि बिहार में राहुल गांधी कांग्रेस राजद की पिछलग्गू पार्टी बनकर ही रहे। बिहार में चलाऊंगा, देश में तो प्रधानमंत्री अभी कोई बन रहा है, कहने में क्या जाता है, कह दीजिए कि आप ही बनिएगा। और दूसरे साइड से भी देखिए, राहुल गांधी से पूछा गया क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, कहते हैं हम लोग का बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, मुख्यमंत्री होंगे नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी जो कवायद है ये बिहार के सुधार के लिए नहीं है, बिहार में शिक्षा रोजगार कैसे हो इसके लिए नहीं है, पलायन रोके कैसे इसके लिए नहीं है, भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो इसके लिए नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि गठबंधन में किसको कितना ज्यादा सीट मिल जाए। जैसे ही वो सीट की समस्या खत्म होगी, ये आपस में फिर इनकी लड़ाई शुरू हो गई। मेरे भाई, किसी ने कहा कि राहुल गांधी, पूरे यात्रा में क्या नारा दिया गया, वोट छोड़ गद्दी छोड़। भाई मोदी तो दिल्ली में है, तो दिल्ली से गद्दी से उतारो ना भाई, बिहार में काहे घूम रहे हो बात लेकर। आप बताइए, राहुल गांधी आते हैं मोदी जी को गाली देते हैं, मोदी जी आए कल वीडियो कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। दोनों में कोई ये बात नहीं कर रहा है कि बिहार का क्या होगा। भाई आप दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे से वैचारिक राजनीतिक लड़ाई कर रहे हैं, ये तो देश देख रहा है 15 साल से। बिहार के लिए तो ना आपने कुछ किया है ना मोदी ने कुछ किया है। यहां कांग्रेस की भी व्यवस्था लोगों ने देख ली, भाजपा की भी व्यवस्था देख ली, तो इनके आपस के नुरा कुश्ती से पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए दोनों हारेंगे। नहीं तो राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे चुनाव आयोग के ऊपर, जो आरोप लगाए उन्होंने पिछले दिनों में, और बिहार में भी वो कह रहे हैं कि यही बात हो रही है, तो इस पर आपने कोई बहुत मुखर होकर बात नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल, आप फिर वही बात है मिलिंद जी, आप लोग एक धारा की पत्रकारिता करते हैं धीरे धीरे, तो आप हमारी बात सुनेंगे नहीं। सबसे पहले मैं राहुल जी के ज़्यादातर बातों का विरोध करता हूं, उनके कार्यशैली का, उनके वक्तव्यों का, लेकिन जब उन्होंने अभी नहीं एक लेख लिखा था वोट चोरी पर, तब से मैं लगातार कह रहा हूं कि विपक्ष के नेता के तौर पर अगर राहुल गांधी ने कुछ तथ्य समाज के सामने रखे हैं तो लोकतंत्र की मर्यादा है, इलेक्शन कमीशन को तथ्यवाही उसके तथ्य का काट रखना चाहिए, बिंदुवार उसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि ये बात राहुल गांधी की कांग्रेस की नहीं है, देश के विपक्ष के नेता के तौर पर अगर उन्होंने कोई बात कही है तो ये मर्यादा है, लोकतांत्रिक मर्यादा है कि इलेक्शन कमीशन उसको क्लैरिफाई करे। मैं उस बात के लिए राहुल गांधी का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी ने जो तथ्य रखे वो वोटर एडिशन का मामला है, बिहार में जो हो रहा है वो वोटर डिलीशन का मामला है, और आप लोग दोनों को मिला देते हैं। अरे कम से कम इतना तो फर्क समझिए, एसआईआर से वोटरों का नाम सो कॉल्ड काटा जा रहा है, राहुल गांधी ने जो तथ्य रखा है वो वोटर ऐड करने की बात है। तो बिहार में वोटर डिलीशन का जो मामला है उस पर हम लोग विरोध में थे, विरोध में हैं। और क्यों अभी उस पर हल्ला नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो काम कर रहा है जो जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ताकीद कर दी कि भाई जो 11 डॉक्यूमेंट हैं जिनको आपने पहले इस्तेमाल किया है वोटर लिस्ट को बनाने में, उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर जनता लेकर आती है तो उसको आपको मानना है। तो बेकार का उसको राजनीतिकरण क्यों करें? कोर्ट कह रहा है, इलेक्शन कमीशन अगर नहीं मानेगा तब न बात होगी। और हम लोग भी तो यहां पर रोज नीचे जमीन पर हैं, हमें तो इतने लोग नहीं मिल रहे हैं जिनका नाम काटा जा रहा है। लोगों ने बताया 65 लाख नाम कटा है। तो भाई अगर आप क्रूड डेथ रेट निकाल लीजिए 8%, 8 करोड़ अगर वोटर हैं तो 8% 64 लाख तो उतना ही हो गया, हर साल उतना कटना चाहिए। 60-65 लाख लोग का नाम कटना वो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, क्योंकि उतना क्रूड डेथ रेट है। लेकिन ये जरूर है कि इलेक्शन कमीशन या सत्ता में बैठे हुए लोग वो टारगेटेड तौर पर जो समाज का सबसे गरीब और पिछड़ा वर्ग है उसका नाम काटने की कोशिश कर सकता है। वो डेलिब्रेट भी हो सकता है और इस वजह से भी हो सकता है कि जो सबसे गरीब है, पिछड़ा है, प्रवासी है, उसके पास शायद वो पेपर ना हो।
या पेपर हो भी तो वो लाइन में लगकर अपना मजदूरी छोड़कर शायद वो जमा करने न जाए। ये विषय है, लेकिन इसी से बिहार सुधर जाएगा ऐसी बात नहीं है। अगर आप 2-4-5% नाम काट भी दें तो भी जनसुराज का स्टांस ये है कि जितने लोगों का नाम है उतने ही लोग भाजपा और नीतीश को हटाने के लिए काफी हैं। आप बिहार की राजनीति को कवर करते आए हैं। जो तेजस्वी यादव आज चोरी की बात कर रहे हैं, इनसे बड़ा, राजद से बड़ा वोट चोरी करने वाला कौन रहा है? सबसे ज्यादा बूथ लूटने वाली पार्टी बिहार में कौन रही है? यही तेजस्वी यादव, लालू यादव लोग रहे हैं। और इतने बूथ लूटने के बाद भी 2005 में जब जनता ने मन बना लिया तो लालू यादव के सारे बूथ लूटने के बाद भी, राजद के बूथ लूटने के बावजूद जनता ने उनको हटा दिया। एक बार जनता ने तय कर लिया तो चाहे आप बूथ लूट लो, नाम काट लो, नाम जोड़ लो, जनता हराएगी ही हराएगी। और इस बार नीतीश और भाजपा बिहार में हार रहे, नीतीश कुमार जा रहे। ये तो गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि ये जो घुसपैठियों का वोट जोड़ने के लिए कोशिश हो रही, मतलब मुसलमानों की तरफ उनका इशारा था। देखिए, मैं कभी कभी सोचता हूँ ये इतने होशियार नेता लोग हैं, लेकिन सत्य की एक अपनी ताकत है, आपके मुंह से ही वो निकल जाता है। मोदी जी पिछले 15 साल से, भाजपा का क्लेम ऑफ फेम क्या है? हमने देश की सीमाओं को सुरक्षित कर दिया। गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल के बाद अब अमित शाह हुए हैं इतने मजबूत गृह मंत्री, ये उनका दावा है। और वो खुद ही से कह रहे हैं कि भैया घुसपैठिए आ रहे हैं। तो देश की सीमाओं का नियंत्रण किसके हाथ में है? अगर घुसपैठिए आ रहे हैं, अमित शाह की बात मान लिया जाए, अगर बिहार में नेपाल से, बांग्लादेश से लोग आए, उन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ लिया, तब तो अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए कि भाई उनके जैसा मजबूत आदमी गृह मंत्री है, बिहार में उनकी सरकार है और उनके रहते हुए घुसपैठिए आ गए, बिहार में रहने लगे, किशनगंज में अपना नाम जोड़ लिया, वोटर लिस्ट बनवा लिया, तो आपकी व्यवस्था कहाँ है? दोनों बात तो नहीं हो सकती है। या तो आप मानो कि गृह मंत्री के तौर पर आप घुसपैठियों को रोकने में नाकामयाब रहे हो, या फिर ये मानो कि घुसपैठिए आ गए हैं, आपसे ये नहीं हो पा रहा है, तो पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहते हो कि भैया देश की सीमाओं को हमने इतना सुरक्षित कर दिया, जब एक परिंदा भी देश में नहीं आ सकता है, और बिहार में आकर हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन के लिए कहते हो किशनगंज में सब घुसपैठिया आ गया। दोनों बात कैसे हो सकता है भाई? आप पहले अमित शाह से पूछ लो कि आप क्या कह रहे हैं, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं कि नहीं है? घुसपैठियों का आना आपने रोका है कि नहीं रोका है? नहीं रोका है तो गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दो, और अगर रोक दिया है तो ये फालतू का पोलराइजेशन वाला बात हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेने के लिए झूठा कहानी मत आकर कहो। एक और विवाद हुआ इस यात्रा में गाली देने को लेकर, और फिर प्रधानमंत्री ने भी कल कहा कि मेरी माँ का नहीं, बिहार की हर माँ का अपमान हुआ है। देखिए, किसी भी मंच से किसी के माँ बहन को गाली देना गलत है, और बिल्कुल हमने उसी दिन कहा, वो प्रधानमंत्री की माँ को गाली हो या आपके हमारी माँ को, किसी की माँ को गाली देना गलत है, इसलिए उसका विरोध होना चाहिए। अब कल मोदी जी ने जो कहा, ही प्लेस द विक्टिम कार्ड वेरी वेल, तो अब गलती हो गया है, फुल टॉस मिल गया है, तो उसको 4 है कि 4 रन इस पर निकाल ले, तो कल उसका फायदा भी उठा रहे थे। मतलब जिस अंदाज में उन्होंने बोला, और उन्होंने जो बोला सो बोला, मैं कहीं वीडियो में देख रहा था कि उनके यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बेचारे रो रहे थे या रोने का ढोंग कर रहे थे। मोदी जी के माँ को कोई गाली दिया और उसकी चर्चा मोदी जी कर रहे हैं अपने भाषणों में, और पटना में बैठा भाजपा का अध्यक्ष बेचारा फूट फूट के रो रहा है। इतने भले आदमी ये लोग हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन पर मर्डर का इल्जाम है, जिसकी हत्या का इल्जाम है इस व्यक्ति पर, दिलीप जायसवाल पर। उसकी माँ और बहन यहीं पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रही थी, तब ये आदमी का दिल नहीं पिघला। और भाजपा के मोदी जी बात कर रहे थे, जबरदस्ती का आंख में उंगली डाल के ऐसे ऐसे कर रहा है। आंख से उंगली नहीं, आंख से पानी नहीं निकल रहा है, उंगली ऐसे ऐसे डाल के कर रहा है। बताइए, आई समझता है लोग कि जनता बेवकूफ है। पूरा कल वायरल हो गया कि बाप रे बाप, दिलीप जायसवाल तो गजब का भाई आदमी है। नहीं तो चूंकि आपने दिलीप जायसवाल की बात कर ही दी, एक आरोप आप पर यह भी लग रहा है कि जो पिछड़े नेता है उनको आप निशाना बनाते, दिलीप जायसवाल हो, सम्राट चौधरी, उन्हीं का भ्रष्टाचार आप खोल रहे हैं। पिछड़े नेता
मंगल पांडे कब से पिछड़े हो गए? एक बार आपका पहला बात तो शुरुआत दिलीप जायसवाल से हुई। ठीक है, पहले तो आपने कहा कि हम भाजपा के बी टीम हैं, तो हमने सबसे पहले निशाने पर लिया भाजपा के अध्यक्ष को, जिसको बाय द वे राबड़ी देवी सदन में कहती है मेरा मुंहबोला भाई है, और वो मुफ्त में नहीं कहती है, ये ध्यान रखिए। दिलीप जायसवाल ने जो कॉलेज कब्जा किया है वो भाजपा के शासनकाल में नहीं किया है। राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तो सीमांचल का एक बहुत बड़ा राजद का जो नेता होते थे उनकी मदद से दिलीप जायसवाल ने कॉलेज कब्जा किया है, और बजाबता इनको पैसा दिया है, इनको हर्जाना भरा है, इनके लोगों को, इनसे जुड़े हुए लोगों को कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा से डॉक्टर बनाने में मदद की है। अब सुन लीजिए, तो दिलीप जायसवाल आपने कहा वो पिछड़े नेता हैं, पिछड़े कब से हो गए? जायसवाल जो है, अगर आप टेक्निकली उस समय से भी चले तो कोई अति पिछड़ा नहीं है, जबरदस्ती का बने हुए हैं, अपने को पिछड़ा बन रहे हैं। बिहार में कुछ भी कहिए तो जाति से जोड़ देता है। मंगल पांडे तो पिछड़े नहीं है, अशोक चौधरी तो पिछड़े नहीं हो, तो दलित समाज के हैं, सम्राट चौधरी तो कुशवाहा है। ये कोई कमजोर जातियां नहीं है, जातियों से कोई लेना देना नहीं है, ये कोई जातियों का कोई लेना देना नहीं है। आप गलती कीजिएगा तो अपने जाति के आड़ में थोड़ी छुप जाइएगा। आप ब्राह्मण हो कि कुशवाहा हो, दलित हो कि पिछड़ा हो, आप गलती कीजिएगा तो आप पर आवाज उठाई जाएगी। लोग तो आपकी भी जाति खोज रहे कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनेगा इस बार। खोजने की जरूरत क्या है? मैंने पहले कहा मेरी जाति ना मेरी ताकत है ना मेरी कमजोरी है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मेरी जाति ना मेरी ताकत है ना मेरी कमजोरी है। हर व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है देश में तो उसकी कोई ना कोई जाति होगी, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। और यह आप लोग का भ्रम है। क्या लालू जी की जो भी राजनीति है वो अपने जाति से हो जाएगी? क्या मुसलमान अगर आज लालू जी को वोट न दे तो लालू जी के जाति के लोग उनको नेता बना लेंगे? क्या नीतीश जी को उनके जाति के लोग ही वोट देते हैं? मोदी जी का तो जाति का बिहार में कोई नहीं रहता, तो उनको वोट कौन देता है? ये आप लोगों ने अपने से थियरी बनाई हुई है और जनता में को भ्रामक प्रचार चलाए जा रहे हैं कि सब जाते पर है। आप मुझे बताइए कि मोदी जी को वोट बिहार में पड़ा है कि नहीं पड़ा है? और आप लोग बिहारियों के प्रति ऐसा पूर्वाग्रह रखते हैं कि आप कहते हैं बिहार में हर आदमी जाति पर वोट देता है, तो फिर मोदी जी को वोट दिया किसने? नीतीश जी के जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? लालू जी की भी जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? लालू जी को तो उससे बहुत ज्यादा वोट आता है, तो इसका मतलब है कि दूसरी जाति दूसरे धर्म के लोग भी वोट दे रहे हैं उनको। तो जैसे उनको वोट दिया वैसे हम लोग को भी वोट देगा। तेजस्वी यादव अपनी छवि बदलना चाहते हैं, वो रील वगैरह बनाई उन्होंने कल डांस करते, बड़ी वायरल हो रही है रील। बढ़िया है, हम लोग उनका अभी तक उनके पढ़ाई का स्किल जानते थे कि कितना पढ़े लिखे हैं। एज ए क्रिकेटर देखे कि भाई कितना बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं। अब कल हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कितना बढ़िया डांसर हैं। अरे भाई किसी एक विधा में तो बढ़िया बन जाओ यार, तुमको डांस भी नहीं करने आ रहा है, बड़ा अफसोस हुआ यार। कम से कम डांस भी तो सीख कर करते। ये कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना खेल सकते हैं, ना नाच सकते हैं। एक काम बढ़िया कर सकते हैं, गुंडागर्दी कर सकते हैं। गुंडागर्दी इनको करने आता है। ये कट्टा बना सकते हैं, लूट मार करा सकते हैं, अपहरण रंगदारी कर सकते हैं। ऐसे पगड़ी बांध के कहता है आपके छाती पर चढ़ के आपको दबा देंगे, ये सब भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पर ये इस आरोप का तो कोई मतलब नहीं रह गया। 20 साल से तो सरकार नहीं है। अच्छा, जब सरकार रही तब भी नहीं। आप इतना कम रिसर्च करके कब से पत्रकारिता करने लगे? 2 बार सरकार रही, 17 महीना अभी रही, 18 महीना रही। अच्छा, तो उस समय तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जंगल राज वापस आ गया। ठीक, आपने पहला एक चीज तो करेक्ट कर लीजिए कि आपने कहा 20 साल से वो सरकार में नहीं है। 2 बार आया। हाँ जी जी। इस 20 साल में 3 बरस सत्ता की चाबी, सत्ता की कुर्सी पर लालू यादव ही है जी। वो सत्ता में रहें न रहें, राजद की छवि बिहार में क्या है वो आपसे छुपी नहीं है। उस पार्टी का डीएनए है बदमाशी, रंगदारी, अपहरण। लोग कह रहे हैं कि जंगल राज की बात अब तो पुरानी हो गई। 2001 से लेकर 2005 में हर साल बिहार में 2500 से 3000 अपहरण के कांड हुए हैं। ये कोई छुपी हुई बात थोड़ी है, रिकॉर्ड पे है। अपहरण ही यहां सबसे बड़ा उद्योग था, और उस उद्योग का मालिक कौन था? लालू यादव का परिवार, राजद का परिवार। तो मैंने आपको पहले कहा बिहार की जनता को तय करना है कि जो लोग
इस तरह का चरित्र वाले लोग हैं, क्या वो सुधर जाएंगे? मैंने लोगों को कहा, मेरे भाई, शेर बूढ़ा भी हो जाएगा तो मांस ही खाएगा। कहानी सुने हैं ना, हम लोग बच्चा थे तो हम लोग कहानी सुनाया जाता था। शेर बूढ़ा हो गया तो कंगन लेकर बैठता था कि कोई राहगीर चलता हुआ जाए, कंगन की लालच में हमारे पास आ जाए तो जो राहगीर है वो तो कंगन के लालच में जाएगा, लेकिन शेर तो आपको पकड़कर खाएगा ही खाएगा। तो ये जितना डांस है, ये जितने नौकरियों की बात है, ये सिर्फ दिखावा है ताकि लोग भ्रम में आकर फिर से गलती से इनको वोट दे दें। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर ये सत्ता में आए तो फिर से अपहरण, रंगदारी, कट्टा, मारपीट, जमीन लूट पाट, भ्रष्टाचार, उसके अलावा बिहार में कुछ नहीं होगा। पर ये देखिए ना, 20 साल उनके पिताजी का जो शासन था या माताजी का शासन था, उसके लिए आप तेजस्वी को क्यों दोष देंगे? ठीक, आप ये बताइए कि राजद में आज जितने नेता हैं, क्या वो लालू जी के टाइम में वो नेता नहीं थे? क्या गया में अपराध और बाहुबली के तौर पर सुरेंद्र यादव नहीं थे? और आज कौन है गया में? क्या दरभंगा में ललित यादव नहीं थे? क्या उनको हटा दिया तेजस्वी यादव ने? क्या राजबल्लभ यादव, कौशल यादव नवादा में नहीं थे बाहुबली, और आज क्या हटा दिए गए हैं? आपने ठीक कहा, बिल्कुल तेजस्वी यादव पर उसका इल्जाम नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये देखिए कि क्या राजद में कोई रिफॉर्म हुआ? क्या सीमांचल में जो पहले बाहुबली थे वो नहीं है आज? क्या मिथिलांचल में जो बाहुबली नेता थे वो आज नहीं है? क्या मगध में जो राजद के बाहुबली नेता थे, क्या वो पार्टी छोड़ दिया उन्होंने? क्या रीतलाल यादव दानापुर उन्होंने राजद छोड़ दिया? क्या आरा में जो बालू माफिया, शराब माफिया बिहार में, जरा देख लीजिए वो कौन लोग हैं? ज्यादातर लोग राजद से जुड़े हुए लोग हैं। आप लोग, वही मैं कह रहा हूं, खाली मुखौटा बदल रहा है। अरे नहीं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो थोड़ी गंभीर पत्रकारिता कीजिए। आप इसको लिखिए कि लालू जी के जमाने में जो राजद के शीर्ष नेता होते थे, लालू जी खुद थोड़े नहीं जाते थे बदमाशी करने, क्या लालू जी के टाइम में जो शीर्ष नेता राजद के थे उसमें से एक नेता को भी जिसको राजद ने हटाया है, आप हमको प्रमाण दे दीजिए, सिर्फ 2 साधु यादव और सुभाष यादव को छोड़कर। तो साधु यादव, सुभाष यादव के जगह अब आ गए तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव। बाकी व्यवस्था तो वही है, बाकी व्यवस्था वही है। अब तुरंत कोई कहेगा तेज प्रताप तो हट गए हैं। हाँ। अरे नहीं मेरे भाई, जैसे सुभाष यादव और साधु यादव के जमाने में भी आप लोग भूल गए, वो आपस में अब उसका टेरिटरी होता था लूट का, कि हम इतना लूटेंगे तुम इतना लूटना। कई बार तो एक ही आदमी को दोनों लूटने पहुंच जाता था। तो ये दोनों भाई भी उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि टिकट कौन ज्यादा बेचेगा, कौन ज्यादा पैसा कमाएगा। चरित्र वही है। सुभाष यादव और साधु यादव की जगह तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव आ गए हैं। नीचे की जो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिटिकल थी, वो जो पहले थी वही अभी भी है। नहीं, पर आप कह रहे हैं कि क्या रिफॉर्म हुआ, तो बड़ा सिंबॉलिक बात थी कि लाठी की जगह इस बार उन्होंने कलम दिया लोगों को। कलम जो कोई पटना बांटा, फिर अपना आप आधा रिसर्च करके आते हैं। उन्होंने कैमरे पर कहा कि लाठी के साथ साथ अब हम राजद कंप्यूटर की भी पार्टी है। नहीं, तो कलम बांटा ना। नहीं सुनिए, तो उन्होंने जो कहा वो सुनिए। कलम बांटा तो आपको मैंने बता दिया। लाठी के ये तेजस्वी यादव के शब्द हैं कि राजद लाठी के साथ साथ कंप्यूटर की भी पार्टी है। तो बिहार का जितना लठैत उनका लीडर था वो तो है ही। एक हरियाणा से संजय यादव करके लाए हैं जो सो कॉल्ड कंप्यूटर वाला नेता है, वो भी बिहार का कोई नहीं है। और ये मान रहे कि लाठी तो रहेगा ही रहेगा। भाई, आज के जमाने में जो दल लाठी की बात कर रहा है, बिहार की जनता को तय करना है कि क्या आप लाठी वाली सरकार चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ वाली सरकार चाहते हैं। और तेजस्वी यादव यहाँ उप मुख्यमंत्री बने 3 बरस। आप मुझे एक काम तेजस्वी यादव का बता दीजिए कि भाई उन्होंने ये बढ़िया काम किया, यहाँ भ्रष्टाचार कम कर दिया, नौकरियां बांटी इतनी। ठीक, देखिए अभी आपने उनके रील की बात कही। रात के अंधेरे में तेजस्वी यादव डांस करने गए तो उसका वीडियो बनाकर डाला है। जो डांस करने उनको नहीं आता है, लेकिन मान लीजिए कि उन्होंने 3 लाख 4 लाख जो आप दावा वो कर रहे हैं कि हम नौकरी दिए। हम लोग 2 साल से कह रहे हैं कि भाई जिनको नौकरी दिए हो उनका नाम नंबर पब्लिक में जारी कर दो कि ये 3 लाख लोग हैं जिनको हमने नौकरी दिया है, मामला खत्म। जैसे लोगों ने देख लिया कि भाई तेजस्वी यादव रोड पर नाच भी सकते हैं, वैसे लोग देख लेंगे कि भाई यही 3 लाख लोग हैं जिनको सर तेजस्वी यादव ने नौकरी दी है। ये जारी क्यों नहीं करते हो? ये सवाल क्यों नहीं आप लोग पूछते हो? नहीं तो गांधी मैदान में क्यों नहीं? गांधी मैदान में बांटा, उसमें आप दे दीजिए,
आपके पास सूची आप दे दीजिए, गांधी मैदान में आप देखे हैं लेकिन 3 लाख आदमी का नियुक्ति पत्र बांटना शुरू कीजिए। लेकिन सुनिए ना, हाँ, आपने कहा गांधी में, देखिए यही आप लोग गलती करते हैं ना, आपने कहा 3 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे, 3 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांटना शुरू कीजिएगा गांधी मैदान में तो 3 महीना लगेगा। 3 लाख आदमी को नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है गांधी मैदान में, सिंबॉलिक 2-4 आदमी को दिए होंगे जी। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, फिर से चुनाव का समय है, अभी फायदा उठा लो भाई, जिनको नौकरी दिया है उसका नाम नंबर जारी कर दो, जारी कर लो, हम अभी मान जाते हैं, मान जाएंगे, पूरे बिहार की जनता से माफी मांग लेंगे कि किस 5 लाख आदमी को नौकरी दिए है उसका नाम नंबर जारी करो कि ये 5 लाख बिहार का आदमी है जिसको हमने नौकरी दी है। वो कर दे जारी, नीतीश कुमार कर दे, सम्राट चौधरी कर दे, जिसको जो भी दावा कर रहा है कि हम नौकरी दिए हैं वो जारी कर दे नाम। आपकी पार्टी की बात कर लेते हैं, आप एक कार्ड बांट रहे हैं लोगों को कि भाई ये जो है इसको भुना लीजिएगा सरकार बनने के बाद में जी, तो ये भी तो गुमराही कर रहे हैं आप लोगों को। क्या कर रहे हैं? नहीं तो आप कार्ड मेरे भाई पिछले 2 बरस से हम लोग कह रहे हैं कि जन स्वराज आएगा तो 5 चीज होगा, और उस 5 चीज को कोई पर्चा में बांटता है, कोई किताब में बांटता है। हम लोगों ने कहा कि अगर जन स्वराज आएगा तो 5 चीज होगा, इसका एक ये कार्ड अपने पास रखो कि अगर जन स्वराज की व्यवस्था बन गई तो इस कार्ड के जरिए काम न हो तो हम लोग को फोन कर लेना। इसमें कौन सी, इसमें अजूबा क्या है? जैसे आप पर्चा बांटते हैं, हम कार्ड बांट रहे हैं, और 5 काम जन स्वराज आएगा तो 5 काम होगा। कार्ड पर तो वही बात लिखा हुआ है ना, वही 5 बात लिखा हुआ है। आप पर्चे में बांटते हैं, हम कार्ड में बांट रहे हैं। कार्ड में इसलिए बांट रहे हैं, पर्चा दीजिएगा फट जाएगा, कार्ड रहेगा तो महिला के पास सुरक्षित रहेगा। उसका आप सारा जानकारी भी ले रहे हैं, आधार कार्ड वगैरह पूरी कोई नहीं ले रहे हैं। आपकी मतलब फिर वही बात है ना कि आप लोग आधा सुधा तैयारी करके आइएगा, जानकारी नहीं ली जा रही है। जिस परिवार को हम कार्ड जो लेना स्वीकार कर रहा है उसको हम लोग ये कह रहे हैं कि आप अपनी जानकारी कि आपके घर में कितने बेरोजगार हैं, कितने वृद्ध हैं, कितने बच्चे हैं, वो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। इसमें क्या गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? नहीं गलत नहीं, लेकिन उनको लाभ मिलेगा कि सिर्फ आप ऐसे झुंझुना दिखा रहे हैं? उनको लाभ मिलेगा, जब सरकार बनेगी तो लाभ मिल जाएगा। आप बताइए कि तेजस्वी यादव कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बिहार के हर महिला को 2,500 रुपया देंगे, और आप लोग विज्ञापन चला रहे हैं, पैसा लेकर ही चला रहे हैं, लेकिन चला रहे हैं। आपने कभी पूछा तेजस्वी यादव से कि 2,500 कैसे दोगे? आज पूछ लेना, चलिए आज तेजस्वी यादव आएंगे तो उनसे पूछिएगा कि बिहार में 6 करोड़ महिला है, 6.5 करोड़, अगर 18 साल से कम की महिलाओं को हटा दिया जाए तो 4.5 करोड़, 4 करोड़ 70 लाख महिला होंगी। अगर 4 करोड़ 70 लाख महिला को 2,500 रुपया महीना दोगे तो करीब करीब 1,50,000 करोड़ रुपया सालाना चाहिए। ये पैसा कहां से देंगे तेजस्वी यादव, ये आपके मन से बता दें ताकि हम लोग भी। ये सवाल मैंने जब उनसे पिछली बार पूछा था तो उन्होंने कहा था जब नौकरी का वादा किया तब भी लोगों ने कहा कि आप दे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो नौकरी भी नहीं दे पाए, ये भी नहीं दे पाओगे। जैसे नौकरी पर बकैती कर रहे हो, गलतताई कर रहे हो, वैसे उस पर भी करोगे। हमने सुनिए, हमने सिर्फ तेजस्वी को नहीं कहा, क्योंकि तेजस्वी कैलकुलेटर दे भी दीजिएगा तो इतना बड़ा गुणागणित नहीं कर पाएंगे। आपको ये भी कह देते हैं, आप कैलकुलेटर खरीद के यहाँ रखिए, उनको ये बता दीजिए खाली कि कहाँ से आएगा, छोड़िए इस योजना का बजट कितना होगा, ये कैलकुलेटर लेकर आपके कैमरे पर कैलकुलेट कर दें। अभी बता दे रहे हूँ, अब हमारे बाद ही आएंगे, उनको बोल देना कि कैलकुलेटर लेके आना, और कैलकुलेटर पर पब्लिक में कैलकुलेटर से जोड़ के बता दो कि कितना रुपया लगेगा। अगर बिहार के हर महिला को हर महीने 2,500 रुपया दिया जाना है तो कितने रुपए की जरूरत होगी, कहां से आएगा छोड़ दो, वो तुम्हारे बस का बात नहीं है। कितने की जरूरत होगी ये कैलकुलेटर पर वो बता दे, हम मान लेंगे। तो प्रशांत जी समय समाप्त हो चुका है, लेकिन 2-3 सवाल ऑडियंस में से आपके लिए हैं, तो उनका जवाब दे दीजिए। ठीक है प्रशांत जी, अगर हम देखें तो शुरू में जब आपके 2014, 16, 17 की फोटो तस्वीर देखते थे तो एकदम टाइट टी शर्ट, फिट फाइन, और अब आप अपने बाल भी लग रहा है कि बहुत दिनों से नहीं कटवाया, दाढ़ी भी सफेद कर ली है, तो बिहार में राजनीति करने के लिए सिंपल गांव का दिखना जरूरी है क्या? नहीं, उम्र भी तो बढ़ गई ना। जब आप मान लीजिए, अभी आपके ड्रेस पे मेरा कमेंट करने का अधिकार नहीं है, आपने सूट वूट पहना हुआ है। जब आप कॉलेज में होंगे तो आपने शायद दूसरा कुछ ड्रेस पहना होगा। अभी आप नौकरी कर रहे हैं तो एक नौकरी की मर्यादा, उसके हिसाब से आपने ड्रेस पहना है। तो जब आपने मुझे पहले देखा
तो जब मैं मोदी जी के साथ काम कर रहा था तो मेरी उम्र 35-36 साल थी, अब उम्र हो गई 47 साल। तो 12 बरस 14 बरस उम्र भी बढ़ गई है, बूढ़े हो गए, तो दाढ़ी पक गई, और इसलिए दाढ़ी आपको पकी हुई दिख रही है। दाढ़ी पहले भी थी इतनी ही, पहले काली थी, अब थोड़ी पक गई है। प्रशांत जी, आप लगातार अभी तेजस्वी यादव पर अटैक कर रहे थे। एक सवाल जो जनता के मन में भी बार बार आता है कि 2015 में आप ये कहते हैं कि हमने नीतीश कुमार की सरकार बनवाई, उसमें तेजस्वी भी साथ थे। क्या जो आरोप आज आप लगा रहे हैं, क्या उसका आभास या उसका एहसास आपको 2015 में नहीं था? पहली बात तो आपकी जानकारी पूरी गलत है। 2015 में तेजस्वी यादव कहीं राजनीति में थे ही नहीं। हम नीतीश कुमार की मदद कर रहे थे, और उस समय राजद के नेता थे लालू यादव। तेजस्वी यादव तब एमएलए भी नहीं थे। लालू यादव की मदद की सुन तो लो भाई, 2015 में तेजस्वी यादव पहली बार चुनाव लड़े थे, और जहां से चुनाव लड़े थे वहां से चुनाव नीतीश कुमार, लालू यादव और हम लोग की सारी व्यवस्था ने मिलकर लड़ाया था। तेजस्वी यादव को राघवपुर का एगो पंचायत का नाम भी नहीं मालूम होगा। दूसरी बात, आपने जो कहा कि हम कहते हैं, आप जाकर मेरा इंटरव्यू पूरा देख लीजिए, कहीं पर भी वक्तव्य, हम तो उल्टा कहते हैं। हम ये कहीं नहीं कहते हैं कि हमने जिताया, हम तो ये कह रहे हैं कि हमने जिताने में उनके कंधा लगाया। ये तो आप लोग कह रहे हैं कि आपने जिताया, आपने हराया। अब ये बात जरूर है कि जिस नीतीश कुमार की मदद 2014-15 में की थी, आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब भी हमने दिया है कि 14-15 के नीतीश कुमार में और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल है, तो तेजस्वी यादव को 15 में भी नहीं मदद किए थे क्योंकि वो राजनीति में थे ही नहीं, और आज भी मदद नहीं कर रहे हैं। लालू यादव फिर भी स्वीकार्य हैं, तेजस्वी यादव स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लालू यादव ने समाज में संघर्ष किया होगा, वो मुझे पसंद हो ना हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं किया है। वो सिर्फ इसलिए नेता है कि वो लालू जी के लड़के हैं, उनका अपना कुछ नहीं है, इसलिए उसका विरोध है। तो प्रशांत जी, आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं किया है, लेकिन आरजेडी के लिए वो सीएम इन वेटिंग है, और आप कहते हैं कि आपकी लड़ाई एनडीए के साथ है, आरजेडी से तो कोई लड़ाई नहीं है। तो ये सीएम इन वेटिंग का पीरियड कितना दिन खींचने वाला है? 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा या फिर लंबा चलेगा? परमानेंट रहेगा। बिहार की जनता, आप लोग पत्रकार हैं, आपने उन घटनाओं को रिपोर्ट किया है, उन घटनाओं की का एनालिसिस किया है, उसकी चर्चा की है, लेकिन जिस समाज ने उसको भोगा है, जो जिसने सफ़र किया है, जिनकी 2 पीढ़ियां बर्बाद हो गई, जो अपना घर समान परिवार छोड़कर बिहार से बाहर चले गए, वापस कभी बिहार नहीं लौटे, वो इंश्योर करेंगे कि तेजस्वी यादव जीवन भर सीएम इन वेटिंग ही रहेंगे। सुजीत जी, क्या सवाल पूछे? सरकार बनाने की मतलब आप तो दावा करते हैं, लेकिन जो बिहार की राजनीति है 2 धड़ों में बटी हुई थी अभी तक। आप उसमें कितना जगह बना पाए हैं, ये जरा बताइए, और सरकार बनाने की क्या संभावना है आपकी? देखिए, जगह कितनी बना पाए हैं ये तो हम अपनी ओर से बात कहेंगे, आप मानिएगा नहीं मानिएगा, लेकिन हमारी जगह और जनसुराज की ताकत ये है कि 20 वर्षों से जो वृद्धों का पेंशन 400 से बढ़कर 410 नहीं हुआ, वो आज 1100 हो गया। जिस आशा का मानदेय नीतीश कुमार 1 रुपया नहीं बढ़ा रहे थे, उसका मानदेय बढ़ गया। रसोइया की सैलरी डबल हो गई, महिलाओं को 10,000 रुपये देने की बात हो रही है, बिजली फ्री हो गया। ये लोकतंत्र में विकल्प होने की ताकत है, ये जनसुराज की ताकत नहीं है। और यही बात जनसुराज पिछले 3 वर्ष से लोगों को बता रहा है कि जैसे ही लोगों के पास विकल्प आएगा, तो जनसुराज काम करे या ना करे, जो भी दल सत्ता में है उसको काम करना पड़ेगा। और ये बिहार में होता हुआ आपको दिख रहा है। अगर आज जनसुराज नहीं होता तो नीतीश कुमार ये कुछ भी नहीं करते, सिर्फ ये कहते हमको वोट नहीं दोगे लालू आ जाएगा। लेकिन आज उनको ये डर है कि अगर हमने ये काम नहीं किया और समाज के ये महत्वपूर्ण वर्ग हमसे नाराज हो गए, तो कुछ लोग जरूर हमारा साथ छोड़कर जनसुराज की ओर चले जाएंगे। तो जनसुराज की ताकत, इसकी राजनीतिक शक्ति ये है कि आज बिहार में जिसको भी काम कराना है
वो नीतीश कुमार के पास नहीं जा रहा है, वो तेजस्वी यादव के पास नहीं जा रहा है, वो जनसुराज के पास आता है कि भैया आप हमारी आवाज उठाइए, सरकार अपने आप हमारा काम कर देगी। ये जनसुराज की ताकत है। नहीं, पर तेजस्वी यादव तो इसका क्रेडिट ले रहे कि उनका आइडिया सब सरकार चोरी कर रहा है, नीतीश कुमार। उनके पास कुछ होगा तब न चोरी किया जाएगा। अब आप बताइए, ये लोग, आप लोग काउंटर क्वेश्चन जैसे आप हमको कर रहे हैं, तो आपको उनसे भी करना चाहिए कि सर आप 3 बरस डिप्टी सीएम थे, आपने 400 से बढ़ाकर 410 रुपए काहे नहीं किया? उस समय किसने रोका था आपको? अभी तो आप सरकार चला रहे थे 1 बरस पहले तक, तो आपने वृद्धों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 410 क्यों नहीं किया? उस समय बिजली फ्री क्यों नहीं की? जैसे आप नौकरी पर झूठा ही क्लेम कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं, तो वैसे ही क्लेम कर लेते कि भाई हमने वृद्धों का पेंशन बढ़ा दिया। उस समय तो नहीं किया, उस समय तो आशा का मानदेय नहीं बढ़ा, उस समय तो रसोईया की सैलरी नहीं बढ़ी, अभी तो थे सरकार में भाई। तो दोनों बात कैसे हो सकते? चित भी आपका, पट भी आपका। सरकार में भी रहिएगा और विपक्ष की भी भूमिका में रहिएगा, दोनों तो नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत किशोर धन्यवाद बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे जनसुराज के सूत्रधार संस्थापक प्रशांत किशोर, और उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।